See, in the present lecture, we are starting with the topic of thermal expansion. देखो, ये हमारा एवरीडे लाइफ का फिनोमेना है। सपोज करो कि आपके पास कोई जार है, ठीक है, कोई कंटेनर है, और उस पर जो कैप है, जो लिड है, वो मेटल की बनी हुई है, लाइक दिस। और जो मेटल लिड है वो एकदम टाइट है, आपसे खुल नहीं रहा, ठीक है। तो आप देखोगे कि अगर आप इस पर स्ट्रीम या जेट ऑफ हॉट वाटर, गर्म पानी की जेट या स्ट्रीम हिट करोगे तो ये आसानी से खुल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है, आपका जो मेटल का कैप है, जो लिड है, वो एकदम टाइटली पैक्ड है जार के साथ, और जब आपने उस पर हॉट वाटर को स्ट्राइक कराया तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया, जिसकी वजह से वो एक्सपैंड कर गया, उसकी साइज बढ़ गई, ठीक। तो वो लूज हो गया और आपका कंटेनर को आसानी से खुल गया, ठीक है। तो बेसिकली थर्मल एक्सपेंशन एक फिनोमेना होता है, द इंक्रीज इन द साइज और डायमेंशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन हीटिंग। जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हीटअप करते हो, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो उसकी साइज में इंक्रीमेंट होता है। उसकी साइज मतलब डायमेंशंस हो गए, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, विड्थ, डायमीटर, रेडियस, ठीक। तो उसकी जो साइज है वो बढ़ती है, और इस फिनोमेना को कहा जाता है थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। इफ यू सी इन एवरीडे लाइफ, जैसे अगर आप थर्मोमीटर की बात कीजिए, तो आप सब ने थर्मोमीटर देखा होगा। तो थर्मोमीटर में होता क्या है, एक ग्लास कंटेनर होता है जिसके अंदर लिक्विड होता है, मर्करी या अल्कोहल। अब देखो होता क्या है, टेम्परेचर बढ़ने पे ग्लास भी एक्सपेंड करेगा और उसके अंदर जो लिक्विड है जैसे मर्करी, वो भी एक्सपेंड करेगी। बट दोनों की जो डिग्री होगी एक्सपेंशन की, यानी कितना वो एक्सपेंड करेंगे, वो अलग अलग होती है। जो मर्करी की एक्सपेंशन की डिग्री होती है वो ज़्यादा होती है। तो मान लीजिए आपने सेम टेम्परेचर बदला, तो मर्करी ज़्यादा एक्सपेंड करेगी और ग्लास कम एक्सपेंड करेगा। तो उसका आउटकम क्या होगा कि थर्मोमीटर में मर्करी का लेवल बढ़ जाता है। तो ये फिनोमेना भी किस पे बेस्ड है, थर्मल एक्सपेंशन पे। इन द सेम वे अगर आप मान लीजिए डेंटिस्ट के पास जाते हो और अपने दांतों में कहीं पे मान लीजिए गैप है या डिस्टॉर्शन है, और उसमें डेंटिस्ट डेंटल फिलिंग्स कोई मटेरियल भरता है जिसको डेंटल फिलिंग्स कहते हैं। तो जो डेंटल फिलिंग्स वो भरेगा, उसकी जो थर्मल एक्सपेंशन की प्रॉपर्टीज होती है ना, वो सिमिलर होती है जो टूथ एनिमल की प्रॉपर्टी होती है। यानी जिस तरीके से आपके दांतों का एनिमल बढ़ता है, एक्सपेंड करता है, सिमिलर वे में वो डेंटल फिलिंग्स के मटेरियल भी एक्सपेंड करते हैं कि कोई डिस्टॉर्शन ना आए, ठीक है। सेम टेम्परेचर चेंज होने पे दोनों का एक्सपेंशन सेम हो, ठीक है, जिससे कोई बीच में डिस्टॉर्शन ना आए। तो आप देखोगे एवरीडे लाइफ में थर्मल एक्सपेंशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब देखिए, इंक्रीज इन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपने देखा जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो ऑब्जेक्ट की साइज है वो बढ़ जाएगी, ठीक। ऑब्जेक्ट की साइज का बढ़ने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट में कोई भी आप दो पॉइंट ले लो, ठीक। तो उन दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने पे। ध्यान देना, द डिस्टेंस बिटवीन एनी पेयर ऑफ पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है, इज इंक्रीज्ड ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। देखिए इसका क्या मतलब है, मान लीजिए आपने, जैसे मान लीजिए आपके पास एक इस तरीके से प्लेट है, ठीक है, ये आपकी प्लेट है, और इसमें आपने एक होल पंच कर दिया लाइक दिस, ठीक है। दिस इज द प्लेट, ओके। अब देखो यहां पे देखो, मान लो आप प्लेट की थिकनेस आपने लिख दी T, ठीक, और ये होल का डायामीटर आपने लिख दिया A, यहाँ पे आपने ये लेंथ लिख दी B, ये लेंथ आपने लिख दी C, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, सपोज यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो इनमें से कौन कौन सी लेंथ बढ़ेंगी, इनमें से कौन कौन सी लेंथ होंगी जो बढ़ जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपने अभी क्या सीखा कि कोई भी पेयर ऑफ पॉइंट्स होंगे, कोई भी दो पॉइंट्स ले लो आप, उन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है, देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनके बीच का डिस्टेंस T है, तो T भी बढ़ेगा, ठीक। इसी तरह देखिए B भी बढ़ेगा, B भी बढ़ जाएगा,
सी भी बढ़ जाएगा और देखो ए भी बढ़ेगा, क्योंकि ये होल का डायामीटर भी बढ़ेगा। अगर आप ये पॉइंट और ये पॉइंट ले लीजिए तो ए भी बढ़ जाएगा, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे यहां सभी डिस्टेंसेस में इंक्रीमेंट हो जाएगा। गॉट इट? नो इसी तरीके से सपोज आप देखो कि अगर मान लीजिए आपके पास एक डिस्क है और डिस्क में इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस बी है, ठीक है। अब मान लो आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो व्हाट यू थिंक, ए बढ़ेगा या कम होगा, बी बढ़ेगा या कम होगा? तो देखो टेम्परेचर बढ़ाने पे ए भी बढ़ेगा और बी भी बढ़ेगा। गॉट इट? क्यों? क्योंकि भाई अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो देखो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का भी डिस्टेंस बढ़ेगा ना, ये डिस्टेंस भी बढ़ेगा तो ए बढ़ जाएगा, और इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस बढ़ेगा यानी बी भी बढ़ जाएगा। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बोथ ए एंड बी विल बी इंक्रीज्ड। गॉट इट? Now let's see the linear expansion. देखिए तीन तरीके के एक्सपेंशन हम स्टडी करेंगे, लीनियर एक्सपेंशन, एरिया या एरियल या सुपरफिशियल एक्सपेंशन, एंड देन वॉल्यूमेट्रिक या वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो जब भी आप लीनियर डायमेंशन के चेंज की बात करते हो ना, आप बात करते हो कि लीनियर डायमेंशन में कितना चेंज आ रहा है। अब लीनियर डायमेंशन कुछ भी हो सकता है, जैसे लेंथ, विड्थ, थिकनेस, तो ऐसे एक्सपेंशन को लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है। ऐसे एक्सपेंशन को लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए सपोज हमारे पास एक रॉड है, ठीक, ये हमारी रॉड है और मान लो आप इसकी ओरिजिनल लेंथ L0 ले लीजिए। ऑफ कोर्स इसकी कुछ विड्थ भी होगी ना, कुछ हाइट भी होगी, ठीक है, और आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो देखो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो हर एक डायमेंशंस बढ़ जाएंगे, समझना, केवल ऐसा नहीं है लेंथ बढ़ेगी, ठीक। आपके हर एक डायमेंशंस बढ़ जाएंगे, ठीक है, लेंथ भी बढ़ जाएगी, हाइट भी बढ़ जाएगी, विड्थ भी बढ़ जाएगी। तो जब आप किसी भी लीनियर डायमेंशन के एक्सपेंशन की बात करोगे, जैसे मान लो आप लेंथ पे फोकस कर रहे हो, ठीक, तो ये आपकी ओरिजिनल लेंथ थी और मान लीजिए लेंथ आपकी डेल्टा एल बढ़ गई, तो जब आप लीनियर चेंज देखते हो तो ये लीनियर एक्सपेंशन कहलाता है। ऑफ कोर्स आप विड्थ पे भी ये फोकस कर सकते हो, मान लो विड्थ कहते हो कि पहले टी थी और अब डेल्टा टी बढ़ गई, तो वो भी लीनियर एक्सपेंशन ही होगा क्योंकि वो भी लेंथ में चेंज आ रहा है। गॉट इट? इसीलिए देखिए हमने यहाँ लिखा है कि विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द विड्थ ऑल्सो इंक्रीज, बट राइट नाउ वी वांट टू फोकस ऑन चेंज इन लेंथ। अभी हम लेंथ की बात कर रहे हैं, सब कुछ बढ़ेगा, ठीक है। नाउ लेट अस सी द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। हमने ये तो देखा कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ऑब्जेक्ट की साइज बढ़ जाती है, और जब आप लीनियर डायमेंशन पे फोकस करते हो इट इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। अब देखो मान लो आपके पास अलग अलग मटेरियल के ऑब्जेक्ट्स है, मान लीजिए एक आपकी रॉड कॉपर की है और एक रॉड आपकी स्टील की है, दोनों की इनिशियल लेंथ सेम है और दोनों का आपने सेम अमाउंट से टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, दोनों की इनिशियल लेंथ सेम है और दोनों का आपने सेम अमाउंट से टेम्परेचर बढ़ाया, तो दोनों में जो लेंथ बढ़ेगी वो बराबर नहीं होगी, यानी जो लेंथ में चेंज आएगा वो इस पर भी डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट किस मटेरियल का बना है। समझ रहे हो? जो लेंथ में चेंज आएगा वो इस पर भी डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट किस मटेरियल का बना है, और ये जो प्रॉपर्टी होती है जो इसको अकाउंट में लेती है कि कितना रिलेटिव चेंज आएगा मटेरियल में, वो कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। पहले तो आप बात ये समझ लो कि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक। इसका मतलब क्या है कि मान लो आपके पास एक ग्लास है, एक कप है, एक रॉड है और तीनों कॉपर के बने हैं, तो तीनों ऑब्जेक्ट्स अलग अलग है बट तीनों का जो मटेरियल है वो सेम है, कॉपर, तो तीनों का जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होगा अल्फा वो सेम होगा, ठीक। तो ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। विच मेजर्स द रिलेटिव चेंज इन लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, जो ये मेजर करती है कि व्हाट इज द रिलेटिव चेंज इन लेंथ। अब पहले तो रिलेटिव चेंज इन लेंथ का क्या मतलब हुआ, मान लीजिए आपने एक रॉड ले ली, ठीक,
आपने एक रॉड ली, ठीक, और इसका आपने इनिशियल लेंथ L0 ले ली। कितना आपने लेंथ ले ली? L0, और आपने टेम्परेचर बढ़ाया बाय अमाउंट dt, इंक्रीज इन टेम्परेचर इस dt, ठीक है, और से चेंज इन लेंथ हुआ, चेंज इन लेंथ हुआ dl। कितना? dl। तो देखिए जो रिलेटिव चेंज होगा लेंथ में, वी कैन राइट रिलेटिव चेंज इन लेंथ, तो ये आपका होगा चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ ना, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अगर आप इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे यू विल गेट द परसेंटेज चेंज, ठीक। तो अब देखिए अल्फा की वैल्यू को डिफाइन किया जाता है रिलेटिव चेंज इन लेंथ, दैट इज dl बाई L0 पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, ठीक, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, लाइक दिस। कुछ बुक्स में आप देखोगे कि आपकी ओरिजिनल लेंथ, कुछ बुक में आप देखोगे कि ओरिजिनल लेंथ को L0 की जगह L लिखा मिल जाएगा, तो उस केस में आप अल्फा लिख सकते हो dl डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ इंटू dt, ठीक है। तो आपके ऊपर है कि आप ओरिजिनल लेंथ L0 लिख रहे हो या L लिख रहे हो। मैं पर्सनली जो ओरिजिनल लेंथ लिखूंगा वो L0 लेके चलूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि सबसे पहले अल्फा की यूनिट क्या होगी, लेट्स सी यूनिट ऑफ अल्फा। तो यहाँ पे आप देखिए रिलेटिव लेंथ, जो रिलेटिव चेंज आ रहा है लेंथ में, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि अगर ये मीटर में लिया आपने तो ये भी मीटर, ये कैंसिल आउट हो गया। अब नीचे बच के रहा है चेंज इन टेम्परेचर, तो इसकी यूनिट होगी पर सेल्सियस डिग्री। आपको याद होगा फंडामेंटल में हमने देखा था कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर लिखते हो, जब आप केवल टेम्परेचर लिखते हो तो उसको डिग्री सेल्सियस लिखा जाता है, और जब आप चेंज इन टेम्परेचर लिखते हो तो इसको पहले सेल्सियस लिखते हैं फिर डिग्री लिखते हैं, ठीक। जैसे अगर आपने कहा व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो हम क्या लिखते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। और अगर आपने कहा डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो ये लिखा जाएगा 100 सेल्सियस डिग्री, ठीक। बट यूजुअली आप देखोगे खास करके जो ज़्यादातर इंडियन राइटर्स की बुक्स होती हैं उसमें आप देखोगे डेल्टा टी को भी वो डिग्री सेल्सियस में ही लिख देते हैं, ठीक है, यूजुअली लिख देते हैं, बट प्रिसाइजली हम लिखना चाहिए सेल्सियस डिग्री में, ठीक है। तो अब आप देखिए अल्फा की यूनिट क्या होगी, तो इसकी तो कोई यूनिट नहीं होगी, तो ये होगी 1 बाई टेम्परेचर। तो अल्फा की जो यूनिट आएगी वो आएगी पर सेल्सियस डिग्री, और यू कैन से पर केल्विन ना, पर सेल्सियस डिग्री, और यू कैन से पर केल्विन, ठीक है। और वी नो जब आप टेम्परेचर का चेंज लिखते हो सेल्सियस में या टेम्परेचर का चेंज लिखते हो केल्विन में तो वो सेम आता है। तो यानी अगर आप अल्फा को कोई भी वैल्यू लिख रहे हो, से मान लीजिए अल्फा की वैल्यू है C या मान लीजिए A पर सेल्सियस डिग्री, तो इट विल बी सेम एज A पर केल्विन। चाहे आप अल्फा की वैल्यू को पर सेल्सियस डिग्री में लिखिए या पर केल्विन में लिखिए, इट विल कम टू बी द सेम। और एज आई टोल्ड यू कि प्रिसाइजली तो हमें ऐसे लिखना चाहिए, बट आपको मोस्टली इंडियन बुक्स में और प्रॉब्लम्स में अल्फा जो भी वैल्यू मिलेगी वो कहीं कहीं आपको डिग्री पहले लिखा मिल जाएगा, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हालांकि रूल होता है कि चेंज हमेशा सेल्सियस के बाद डिग्री लिखा जाता है। गॉट इट? तो दिस इज द यूनिट ऑफ अल्फा पर सेल्सियस डिग्री। अब यहाँ पे आप एक पॉइंट समझो, जो अल्फा की वैल्यू है ना वो कांस्टेंट नहीं होती है, ठीक। वो एक तो टेम्परेचर रेंज पे डिपेंड करती है कि आप किस रेंज में टेम्परेचर को बदल रहे हो, और साथ में वो इस पे भी डिपेंड करती है कि रेफरेंस जहाँ पे तुमने ओरिजिनल लेंथ ली है उसका क्या टेम्परेचर लिया गया है, ठीक है। यानी प्रिसाइजली अल्फा इज वेरिएबल, बट हमारा जो मॉडल होगा, हमारा जो प्रेजेंट स्कोप है सिलेबस का, जब तक कहा ना जाए, ठीक है, क्योंकि जो वेरिएशन होता है वो नेग्लिजिबल होता है, तो अनलेस स्टेटेड अदरवाइज
जब तक कुछ अल्फा के बारे में टी के साथ वेरिएशन ना दिया जाए, वी विल ट्रीट अल्फा एज कांस्टेंट। समझ गए? हम अल्फा को क्या मानेंगे? कांस्टेंट। हम कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम करेंगे जहां अल्फा कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक, बट मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में अल्फा विल बी टेकन एज कांस्टेंट। अब देखिए, अगर आप ये मॉडल ले रहे हो तो आपने अल्फा को क्या लिखा था? द चेंज इन लेंथ divided by the original length into the change in temperature. Now if you make dl as your subject, तो dl will be L naught alpha dt, करेक्ट? तो ये देखो, ये तो मैं dl दे रहा है। dl का मतलब क्या हो गया? an infinitesimal amount of the change in the length, ठीक, when you are changing the temperature by dt। अब अगर आपको टोटल लेंथ में चेंज चाहिए कि टोटल लेंथ में कितना चेंज आ रहा है, तो आप दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक। अब यहाँ t की लिमिट लग जाएगी टेम्परेचर 1 से टेम्परेचर 2, और यहाँ l की लिमिट, इनिशियल लेंथ L नॉट, फाइनल L। तो ये आपका हो जाएगा L माइनस L नॉट। अब देखो, आप क्या मॉडल ले रहे हो? अल्फा इज कांस्टेंट। अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं होगा, मैंने कहा वैसे भी प्रॉब्लम्स हम करेंगे, उसमें अल्फा इंटीग्रल के बाहर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ अल्फा कांस्टेंट कॉमन आपका मॉडल होता है, तो अल्फा बाहर आ गया, एल नॉट भी बाहर आ गया, बचा क्या? डी टी फ्रॉम T1 टू T2। सो विल गेट L माइनस L नॉट इज L नॉट अल्फा T विद इन द लिमिट्स T1 से T2। तो L माइनस L नॉट हो गया L नॉट अल्फा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, तो L माइनस L नॉट हो गया L नॉट अल्फा डेल्टा टी, ठीक। अब देखो, यहाँ अगर आप L को सब्जेक्ट बनाते हो, फाइनल लेंथ, तो ये आपकी हो गई इनिशियल लेंथ, ये इधर आ गया, L नॉट कैन बी टेकन कॉमन, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, विच इज गिविंग यू व्हाट? द फाइनल लेंथ, ठीक। ये क्या दे रहा है तुम्हें? फाइनल लेंथ। और अगर आप केवल चेंज इन लेंथ, L तो क्या दे रहा है? फाइनल लेंथ, ठीक है। तो ये आपके फिंगर टिप इक्वेशन हो गई जो हम याद रखेंगे। और अगर आप चेंज इन लेंथ पता लगाना चाहते हो, ठीक, डेल्टा L, तो ये होगा फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। तो ये देखिए, तो ये हो जाएगा L नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या हो गया? इनिशियल लेंथ अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन है, डिपेंडिंग कि वेदर यू आर फाइंडिंग द चेंज इन लेंथ और यू आर फाइंडिंग द फाइनल लेंथ, ठीक। ये दो इक्वेशन है विच वी विल मेमोराइज एज फिंगर टिप फॉर्मूले। और यहां हमेशा याद रखना कि आप डेल्टा टी लोगे फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, याद रखिएगा, हायर माइनस लोअर नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर फाइनल टेम्परेचर इनिशियल से ज़्यादा होगा तो डेल्टा टी पॉजिटिव होगा, यानी डेल्टा एल भी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? लेंथ बढ़ेगी। अगर फाइनल टेम्परेचर इनिशियल से कम होगा तो डेल्टा टी नेगेटिव होगा, इसका मतलब डेल्टा एल भी नेगेटिव आएगा, इसका मतलब लेंथ कम होगी, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पे लेंथ बढ़ेगी और टेम्परेचर कम करने पे लेंथ कम होगी। तो जब भी आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो ये आपको क्या दे रहा है? चेंज इन लेंथ। क्या दे रहा है? चेंज इन लेंथ, विच कैन बी पॉजिटिव और विच कैन बी नेगेटिव डिपेंडिंग वेदर यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर और वेदर यू आर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। गॉट इट? तो ये हो गया आपका फॉर्मूला of the final length and the change in length in terms of the coefficient of linear expansion alpha. Now let's see what is the meaning of isotropic solid. देखिए isotropic solid वो होता है जिसमें जो लीनियर एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी होती है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, यानी हर डायरेक्शन में जो उसकी टेंडेंसी होती है एक्सपेंड करने की वो सेम होती है। तो जो रिलेटिव चेंज होता है लेंथ में, से जो लेंथ में रिलेटिव चेंज होगा इन एनी डायरेक्शन फॉर द गिवन टेम्परेचर, इट विल बी सेम, ठीक। तो यू कैन से व्हाट इज एन आइसोट्रोपिक सॉलिड in which the relative change in length for a given temperature change is the same for all the direction or lines in the solid. Got it? इसका क्या मतलब है कि जैसे मान लो ये आपके पास कोई सॉलिड पीस है, ठीक है, ये आपके पास कोई सॉलिड पीस है
और आपने इस पे एक लाइन ये बना दी, एक ये बनाई, एक लाइन ये बना दी, ठीक। ये लाइन की लेंथ है L1, इसकी लेंथ है L2, ठीक है, और इसकी लेंथ है L3। अब आपने सॉलिड का टेम्परेचर चेंज किया, से टेम्परेचर इज चेंज, ठीक है, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया या कम कर दिया, व्हाटसोएवर। तो देखो अगर ये आइसोट्रोपिक है, ध्यान देना, अगर ये आइसोट्रोपिक है, ठीक, तो हर डायरेक्शन में जो लीनियर एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट होगा वो सेम होगा। इसका मतलब है हर डायरेक्शन में जो रिलेटिव चेंज होगी लेंथ की वो सेम होगी, ठीक। इसका मतलब है डेल्टा L1 डिवाइडेड बाई L1, यही हुआ ना रिलेटिव चेंज L1 में। डेल्टा L1 बाई L1 विल बी सेम एज डेल्टा L2 बाई L2, इट विल बी सेम एज डेल्टा L3 बाई L3। गॉट इट? ये मतलब होता है आइसोट्रोपिक सॉलिड होने का मतलब कि कोई भी डायरेक्शन आप ले लो, रिलेटिव चेंज लेंथ में सेम आएगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी वन प्रॉब्लम। सी कंसिडर अ फ्लैट प्लेट विथ अ होल पंच्ड इन इट। मान लीजिए आपको एक प्लेट दी हुई है और उसमें आपने एक होल पंच कर दिया, ठीक। और सॉलिड दिया है कि आइसोट्रोपिक है, ठीक है, और ये आपको इसकी थिकनेस दी है। यू आर गिवन द थिकनेस T और एक लाइन इसमें तुम्हें दी हुई है AB, ठीक है, और आपको एक होल है जिसका डायामीटर है कुछ से D, ठीक। दिस इज अ सॉलिड इज आइसोट्रोपिक। अब देखो अब देखो अगर सॉलिड आइसोट्रोपिक है, अगर सॉलिड आइसोट्रोपिक है तो कैन वी से जो रिलेटिव चेंज होगा, जो भी लेंथ में रिलेटिव चेंज होगा वो हर एक डायरेक्शन में हर लाइन के लिए सेम होगा, राइट। तो आपको कह रहा है कि ओरिजिनल थिकनेस थी 2 सेंटीमीटर और जो थिकनेस बदली है वो 2 मिलीमीटर है। प्रॉब्लम इज सेइंग दैट ओरिजिनल थिकनेस थी 2 सेंटीमीटर और जो चेंज इन थिकनेस है वो है 2 मिलीमीटर, ठीक है। तो यू कैन टेल व्हाट इज द रिलेटिव चेंज इन द थिकनेस, चेंज इन थिकनेस बाई ओरिजिनल थिकनेस। तो ये आपका आ गया 2 मिलीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर। अब आप 2 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 2 इंटू 10 मिलीमीटर, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 1/10, ठीक। तो आपका जो थिकनेस में रिलेटिव चेंज आ रहा है वो 1/10 का आ रहा है, ठीक है। अब हर लेंथ में जो रिलेटिव चेंज आएगा वो सेम आएगा बिकॉज द सॉलिड इज आइसोट्रोपिक। तो फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है जो ए बी लाइन है इसकी लेंथ में कितना चेंज आएगा। तो मान लो अब ए बी लाइन की लेंथ आप L लिख दीजिए, ठीक। तो भाई जो रिलेटिव चेंज लेंथ में आएगा L में वो वही होगा जो थिकनेस में आया है, यानी 1/10। और अगर परसेंटेज चेंज निकालना है तो जो रिलेटिव चेंज है इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो विल गेट 1/10 इंटू 100, यानी आंसर विल बी 10%, ठीक। ये तो पहले पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि अगर होल का ओरिजिनल डायामीटर 4 सेंटीमीटर था तो अब नया डायामीटर क्या होगा। इतना टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो नया डायामीटर क्या होगा। तो देखो डायामीटर भी क्या है, लेंथ है, तो चेंज इन डायामीटर बाय ओरिजिनल डायामीटर, जो रिलेटिव चेंज डाया में आएगा, या आप D0 या D जो मना चाहे आप D भी लिख सकते हो जो आपने लिया है फिगर में। तो भाई रिलेटिव चेंज क्योंकि सॉलिड आइसोट्रोपिक है तो ये सेम आएगा डेल्टा T बाई टी। तो डेल्टा D बाई डी कितना हो गया 1/10। तो डेल्टा D विल बी 1/10 इंटू डी, और D कितना दिया है 4 सेंटीमीटर बाई 10, तो कितना आ गया ये 0.4 सेंटीमीटर, 0.4 सेंटीमीटर। और अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो हर लेंथ बढ़ेगी यानी डाया भी बढ़ेगा। तो जो नया डायामीटर होगा D प्राइम मान लीजिए, क्योंकि आपने D को ओरिजिनल माना है तो अभी D प्राइम मान लो, तो ये ओरिजिनल प्लस चेंज हो जाएगा यानी 4 प्लस 0.4 सेंटीमीटर। तो आपका जो नया डाया आ जाएगा वो आ जाएगा 4.4
centimeter. This will be your answer. Got it? ठीक, तो ये मीनिंग होती है किसी भी आइसोट्रॉपिक सॉलिड की. Now see the first problem. An aluminium flagpole is 33 meter high. By how much does its length increase as the temperature increases by 15 Celsius degree? और आपको अल्फा की वैल्यू दी है. तो देखिए इस प्रॉब्लम में सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या गिवन है ना. तो ओरिजिनल लेंथ आपको दी है कितना, 33 मीटर. चेंज इन लेंथ पूछ रहा है, फाइनल लेंथ नहीं पूछ रहा है. बाय हाउ मच यानी लेंथ का चेंज पूछ रहा है. ठीक, और चेंज इन टेम्परेचर दिया है कितना, 15 सेल्सियस डिग्री. और एल्युमिनियम का अल्फा दिया है आपको 23 इंटू 10⁻⁻6 पर सेल्सियस डिग्री. तो नाउ यू कैन अप्लाई द इक्वेशन. द चेंज इन लेंथ इज ओरिजिनल लेंथ अल्फा डेल्टा टी. तो आपकी चेंज इन लेंथ कितनी आ जाएगी, 33 मीटर. अब देखो यहाँ जो यूनिट स्केल हो गया, सेम यूनिट डेल्टा एल की आएगी. अगर इसको मीटर में लिया है तो ये मीटर में आएगा ना, ये मिलीमीटर में है तो ये मिलीमीटर में आएगा, क्योंकि इनकी यूनिट तो कैंसिल आउट हो जाएगी. तो अल्फा की कितनी वैल्यू है, 23 इंटू 10⁻⁻6 और डेल्टा टी कितना है, 15. तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, लेट मी कैलकुलेट इट. सो विल गेट द आंसर 23 माइनस 6, 1.13 इंटू 10 और -2 मीटर. ये आपका लेंथ में चेंज आ जाएगा. गॉट इट? ठीक है. Now see the second problem. This is from IIT JEE 2003. Two rods, one of aluminium and the other made of steel, having initial length L1 and L2 are connected together to form a single rod of length L1 plus L2. The coefficients of linear expansion of aluminium and steel are alpha A and alpha S respectively. If the length of each rod increases by the same amount when the temperature are raised by T Celsius degree, then find the ratio L1 divided by L1 plus L2. Okay. So basically say we have two rods, one of aluminium and one of steel. ठीक है. तो मान लो ये आपकी एल्युमिनियम रॉड है. ठीक है भाई, और ये हमारी स्टील की रॉड है. ठीक है. और इनकी जो इनिशियल लेंथ है एल्युमिनियम की वो L1 है, और जो स्टील की लेंथ आपको दी है वो L2 दी हुई है. ओके. और इनके कोएफिशिएंट्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है अल्फा A और इसका है अल्फा S. ठीक है. और इनमें जो इंक्रीमेंट हो रहा है लेंथ में, सेम टेम्परेचर का चेंज किया. मान लो इसमें टेम्परेचर का चेंज डेल्टा टी है तो इसमें भी डेल्टा टी है. तो जो लेंथ की चेंज हुआ है एल्युमिनियम में और जो लेंथ का चेंज हुआ स्टील में, ये आपको कहा गया है सेम है. प्रॉब्लम इज सेइंग फॉर द सेम चेंज इन टेम्परेचर T सेल्सियस डिग्री द चेंज इन लेंथ इज सेम. और फिर आपसे L1 बाई L1 प्लस L2 की वैल्यू पूछ रहा है. ठीक है. तो चलिए, ये IIT 2003 की प्रॉब्लम है. तो देखो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, चेंज इन लेंथ वाला. चेंज इन लेंथ क्या होता है, ओरिजिनल लेंथ अल्फा डेल्टा टी. ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होगा जो प्रॉब्लम के लिए यूजफुल होगा. तो देखिए अगर आप चेंज इन लेंथ एल्युमिनियम की लिखिए तो एल्युमिनियम की ओरिजिनल लेंथ कितनी है, L1. ठीक. अल्फा इज अल्फा A और टेम्परेचर का चेंज कितना है, T. ठीक. अगर आप चेंज इन लेंथ स्टील की लिखिए तो ओरिजिनल लेंथ इज L2, अल्फा इज अल्फा स्टील और चेंज इन टेम्परेचर सेम है T. नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द प्रॉब्लम, डेल्टा L ऑफ A इज सेम एज डेल्टा L ऑफ S. इट इम्प्लाइज दैट L1 अल्फा ऑफ A T इज L2 अल्फा ऑफ S T. अब देखिए T हो गया कैंसिल आउट. तो देयरफॉर अब आप किसी को भी सब्जेक्ट बना लो, लाइक L1 विल बी L2
अल्फ़ा एस बाई अल्फ़ा ए। तो आपने L1 को एक्सप्रेस कर दिया किस में, L2 में, और अल्फ़ा की वैल्यूज़ में। अब प्रॉब्लम में हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड L1 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2। तो आपको निकालना है L1 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2। अब आप L1 की वैल्यू रख दीजिए, L2 अल्फ़ा एस डिवाइडेड बाई अल्फ़ा ए, L2 अल्फ़ा एस डिवाइडेड बाई अल्फ़ा ए प्लस L2। L2 इज़ अ कॉमन फैक्टर, कैंसिल आउट हो गया। सो आई गेट व्हाट, अल्फ़ा एस बाई अल्फ़ा ए, अल्फ़ा एस बाई इधर से आ गया अल्फ़ा ए बाई अल्फ़ा ए कैंसिल आउट हो गया। तो आंसर इज अल्फ़ा एस डिवाइडेड बाई अल्फ़ा एस प्लस अल्फ़ा ए। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। गॉट इट? सो अल्फ़ा एस डिवाइडेड बाई अल्फ़ा ए प्लस अल्फ़ा एस, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। Now see the next problem, that is from JEE Main 2019. Two rods A and B of identical dimensions are kept at temperature 30 degrees Celsius. Now you are given both the rods have the identical dimensions. इसका क्या मतलब हो गया कि आपकी जो ओरिजिनल लेंथ है दोनों रॉड की वो सेम है और इनिशियल टेम्परेचर भी दोनों का सेम है। A is heated up to 180 डिग्री सेल्सियस एंड B up to T डिग्री सेल्सियस। तो A का तो फाइनल टेम्परेचर दिया है बट B का नहीं दिया है, और जो दोनों की नई लेंथ आ रही है वो सेम है। सी न्यू लेंथ आर सेम, ये नहीं कह रहा है चेंज, जैसे पिछली प्रॉब्लम में क्या सेम था, चेंज ऑफ लेंथ। यहां क्या है, नई लेंथ दोनों की सेम है, और तुम्हें दोनों के कोएफिशिएंट्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का रेशियो दिया है 4:3, और B का फाइनल जो टेम्परेचर है अननोन T, उसके बारे में पूछ रहा है कि उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए रॉड A और इधर मैं लिख देता हूं रॉड B। ठीक है, तो रॉड A और रॉड B दोनों का इनिशियल लेंथ सेम है। मान लो इसकी L0 है तो इसकी भी L0 है। दोनों का इनिशियल टेम्परेचर भी सेम है, कितना, 30 डिग्री सेल्सियस, और इसका भी 30 डिग्री सेल्सियस। इसका फाइनल टेम्परेचर कितना है, 180 डिग्री सेल्सियस, और इसका फाइनल टेम्परेचर इज T डिग्री सेल्सियस। ठीक, अल्फा एब्सोल्यूट नहीं दिया, रेशियो दिया 4:3। तो मान लो आप इसका रॉड A का अल्फा 4 अल्फा ले रहे हो, तो रॉड B का जो आप अल्फा लोगे वो 3 अल्फा ले लोगे। ठीक, और जो फाइनल लेंथ है, जो फाइनल लेंथ A की है वो सेम है जो फाइनल लेंथ B की है। यही है ना प्रॉब्लम में, जो A की फाइनल लेंथ है वही B की फाइनल लेंथ है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे फाइनल लेंथ का। वो क्या होता है, L इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T ना, ये आपका फॉर्मूला होता है फाइनल लेंथ के लिए। तो जो लेंथ A की फाइनल लेंथ आएगी वो इनिशियल लेंथ हो गई L0 1 प्लस A का अल्फा कितना है, 4 टाइम्स ऑफ अल्फा डेल्टा T मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल 180 माइनस 30। ठीक, तो L की फाइनल लेंथ आपकी आ गई L0 1 प्लस 4 अल्फा मल्टीप्लाइड बाई 150। ये आपकी किसकी फाइनल लेंथ आ गई, रॉड A की। ठीक है भाई, कोई भी एकदम बस फॉर्मूला बेस्ड है, आपने रॉड A की फाइनल लेंथ पता लगा ली। B की जो फाइनल लेंथ होगी वो कितनी होगी, इनिशियल लेंथ तो वही है L0 1 प्लस इसका कितना अल्फा है, 3 अल्फा, फाइनल टेम्परेचर T है और इनिशियल 30 है। ठीक, ये आपकी B की आ गई। आपको उस समय T की वैल्यू नहीं मालूम, ये आपकी B की फाइनल लेंथ आ गई। Now according to the condition of the problem, length of A final length is same as final length of B. So it will imply that L0 1 plus 4 times of alpha into 150 will be equal to L0 1 plus 3 times of alpha T minus 30. Yes or no? अब देखिए L0 हो गया कैंसिल आउट, so you will get 1 plus 4 times of alpha into 150 will be equal to 1 plus 3 alpha T minus 90.
यहाँ से 1 आपका कैंसिल आउट हो गया, 3 अल्फा टी इधर आ जाएगा, तो 3 अल्फा टी विल बी इक्वल टू, सॉरी इधर भी अल्फा होगा, 90 इंटू अल्फा, तो वी कैन कैंसिल आउट अल्फा टू, 90 इंटू अल्फा, तो सब में आपका अल्फा कैंसिल आउट हो गया। अब आप टी को सब्जेक्ट बना लीजिए, तो 3t विल बी 4 इंटू 150 प्लस 90, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 इंटू 150 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 3। ठीक, तो आपकी t की वैल्यू कैलकुलेट करने पे आ जाएगी 4 इंटू 150 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 3, 230। t की वैल्यू कितनी आ गई, 230। ठीक, सो विच ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन? फाइनल टेम्परेचर रॉड बी का कितना आ रहा है, 230 डिग्री सेल्सियस, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट? ओके, नाउ लेट्स सी यंग्स मॉडुलस एंड स्ट्रेन। देखो यहाँ थोड़ा सा अगर हम इलास्टिसिटी को रिकैप करें, जो हमने इलास्टिसिटी में पढ़ा था, तो हमने इलास्टिसिटी में पढ़ा था कि मान लो जैसे आपके पास कोई रॉड है, ठीक, और आप इस पे एक फोर्स लगाते हो F, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A है, तो इसकी लेंथ बढ़ गई, ये डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाएगी। मान लीजिए ओरिजिनल लेंथ थी L और अभी लेंथ बढ़ गई से डेल्टा L, तो स्ट्रेन का मतलब होता है रिलेटिव चेंज इन लेंथ। क्या? रिलेटिव चेंज इन लेंथ, लाइक डेल्टा L बाई L, ये स्ट्रेन हो गया। और स्ट्रेस होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, F बाई A, ये आपका स्ट्रेस हो गया। ठीक, और जब स्ट्रेस को आप स्ट्रेन से डिवाइड करते हो तो ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, जो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक, और वो कहलाता है यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, जिसको आप y या गामा से डिनोट करते हो। ठीक, तो दिस इज बेसिकली अगेन द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, यानी अगर कॉपर के अलग अलग वायर है तो सबकी लेंथ अलग होगी, सबका वॉल्यूम अलग हो सकता है, सबका मास अलग हो सकता है, बट सबका यंग्स मॉडुलस सेम होगा। ठीक, तो इसकी वैल्यू होती है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। ठीक, अब देखो इसमें स्ट्रेस कितना है, फोर्स बाई एरिया, और स्ट्रेन कितना है, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। तो ये आपका यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला हो जाता है, फोर्स बाई एरिया, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। यंग्स मॉडुलस की जो यूनिट होगी वो क्या होती है, तो देखो स्ट्रेन की तो कोई यूनिट होगी नहीं, तो ये होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको आप पास्कल भी कह सकते हो, यानी यंग्स मॉडुलस की यूनिट वही होती है जो प्रेशर की यूनिट होती है। ठीक, मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। गॉट इट? अब देखिए मान लीजिए आपको प्रॉब्लम में ये दिया है कि एक वायर है, ठीक है, और वायर का रेडियस दे दिया, और वायर इज लाइट, वायर का भी कोई मास नहीं है। ठीक, और आपने इस पर एक मास हैंग कर दिया m, तो देखो इस पर जो ये फोर्स होगी जो खींचेगी वो mg होगी। फोर्स कितनी होगी, mg, और एरिया वायर का कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वायर विल बी इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, तो जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो सर्कल का एरिया होगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो हो जाएगा फोर्स बाई एरिया, तो यू कैन राइट mg डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। ठीक, और इसके मान लीजिए ओरिजिनल लेंथ आपने L ली, और इस लोड के इन्फ्लुएंस में लेंथ बढ़ गई डेल्टा L, तो जो स्ट्रेन डेवलप होगा वो कितना हो जाएगा, डेल्टा L बाई L, और यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। गॉट इट? ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमने रिकैप कर दिया इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टीज का कि व्हाट इज यंग्स मॉडुलस एंड हाउ टू मेजर इट। अब देखो लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मल स्ट्रेस।
लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मल स्ट्रेस। ठीक, मान लीजिए आपके पास कोई रॉड है, जैसे ये बार है या रॉड है, ठीक, और ये फिक्स्ड है दो वॉल के बीच में, ये वॉल से ये क्लैम्प्ड है, फिक्स्ड है, ठीक। और मान लो इसकी ओरिजिनल लेंथ आपको दी हुई है कुछ से L0, ठीक है। अब मान लीजिए ये हीटअप हो रही है, तो जब ये हीटअप होगी तो इसकी एक्सपैंड करने की टेंडेंसी होगी, यस और नो? भाई थर्मल एक्सपेंशन ये फॉलो करेगी, तो अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इट विल हैव अ टेंडेंसी टू एक्सपैंड, इट विल हैव अ व्हाई आई एम राइटिंग टेंडेंसी, क्योंकि वॉल इसको एक्सपैंड होने नहीं देगी, टेंडेंसी टू एक्सपैंड, ठीक है। मतलब अगर वॉल नहीं होती तो ये एक्सपैंड हो जाती, राइट। और कितना एक्सपैंड होती, तो आप लिखते हैं चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ अल्फा, चेंज इन टेम्परेचर ना, इतना ही एक्सपेंशन होता ना अगर वॉल नहीं होती ना, अगर वॉल नहीं होती तो इतना एक्सपेंशन होता, ठीक। बट अब वॉल क्या करेगी, क्योंकि एक्सपैंड होना चाह रही है तो ये वॉल पे फोर्स लगाएगी, एंड बाय थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन वॉल इस बार पे दोनों तरफ से फोर्स लगाएगी, और जैसे ही ये फोर्स लगेगी, अब इस बार का कुछ एरिया होगा, मान लो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो इस पर स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, इसी को थर्मल स्ट्रेस कहेंगे, क्योंकि ये टेम्परेचर चेंज की वजह से स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। अब स्ट्रेस क्या हो जाएगा, फोर्स बाय एरिया, ठीक। अब देखिए अब क्या होगा, इस स्ट्रेस की वजह से जो लेंथ बढ़ती, अगर वॉल नहीं होती तो इतनी लेंथ बढ़ जाती, बट ये वॉल उस लेंथ को बढ़ने नहीं दे रही, तो बिकॉज ऑफ द इलास्टिक प्रॉपर्टीज जो लेंथ का चेंज आएगा वो इतना ही आना चाहिए, तभी वो कैंसिल आउट हो जाएगा, नलिफाई हो जाएगा, ठीक। तो वी नो लेट डेल्टा एल बी द चेंज इन लेंथ ड्यू टू स्ट्रेस, ठीक है ना। ये जो फोर्स डेवलप हुई ये लेंथ को कम करना चाहेगी, यहाँ से ये लेंथ को बढ़ाना चाह रही थी, तो यहाँ आप यंग्स मॉडुलस का अगर फॉर्मूला लगाओगे तो यंग्स मॉडुलस क्या होगा, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, तो ये हो जाएगा आपका फोर्स बाई एरिया, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ से जो लेंथ स्ट्रेस कम करना चाहेगा डेल्टा एल, वो कितना आ जाएगा, एफ एल नॉट डिवाइडेड बाई ए इंटू गामा, राइट। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे दो फिनोमेना साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। अगर वॉल नहीं होती, केवल आप टेम्परेचर को अकाउंट में लो, वॉल नहीं होती केवल टेम्परेचर को अकाउंट में लो, तो इतनी लेंथ बढ़ जाती जो बढ़ी नहीं ना। अगर वॉल नहीं होती तो इतनी लेंथ बढ़ जाती, बट वो बढ़ी नहीं वॉल की वजह से। तो जैसे इसकी टेंडेंसी बढ़ने की हुई, वॉल ने इस पर फोर्स लगाई जिससे स्ट्रेस डेवलप हुआ और इतनी लेंथ कम हो जाती वॉल की वजह से। अगर वॉल इसको प्रेस करती तो इतनी लेंथ कम होती, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब क्योंकि ना लेंथ बढ़ी ना कम हुई, तो जितनी लेंथ बढ़ने की टेंडेंसी है उतनी लेंथ कम होने की भी टेंडेंसी बराबर होनी चाहिए, तभी लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। सिंस देयर इज नो चेंज इन लेंथ, ठीक, तो देयरफॉर change in length due to what, temperature will be equal to the change in length due to what, stress। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा L नॉट अल्फा डेल्टा T will be equal to what, F L नॉट A इंटू गामा। अब देखिए आपका L नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो अब आपको कुछ भी अननोन हो तो वो आ जाएगा, तो आपका अल्फा डेल्टा T किसके बराबर आ जाएगा, F बाई A इंटू गामा, राइट। डेल्टा टी इज व्हाट, द चेंज इन द टेम्परेचर, ठीक। अब यहाँ से अगर आपसे फोर्स की वैल्यू पूछी जाए तो वो आ जाएगी, ठीक। तो ये आपकी मीनिंग होती है थर्मल स्ट्रेस की।